यह 1980 का दशक था और मुंबई एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। पुलिस मुंबई के अंडरवर्ल्ड को परेशान कर रही थी और एक एक करके गैंगस्टरों के अड्डे टूटने लगे थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की गोलियों ने उन अंडरवर्ल्ड डॉन्स को घुटनों पर ला दिया जो कभी इस शहर की धड़कनों पर राज किया करते थे। हालात ऐसे हो गए थे कि मुंबई के बड़े डॉन खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहे थे। वह एक ऐसी जगह तलाश रहे थे जहां वह बिना किसी डर के बैठकर अपना नेटवर्क चला सकें और उन्हें यह जगह मिली। फारस की खाड़ी के पास एक शहर में, भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर, दुबई में दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े नामों ने दुबई से काम करना शुरू किया। मुंबई के कई अंडरवर्ल्ड डॉन्स ने, जिनमें दाऊद इब्राहिम भी शामिल है, भारत समेत दुनिया के कई देशों में अपने गैरकानूनी धंधे और भी ज्यादा एग्रेसिवली चलाने लगे। लेकिन दाऊद और मुंबई अंडरवर्ल्ड इस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। दुबई धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड माफियाओं, ड्रग लॉर्ड्स, वित्तीय धोखेबाजों और आतंक से जुड़े ऑपरेटिवों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया। आयरिश ड्रग लॉर्ड डैनियल किनाहन, बोस्नियाई गैंगस्टर जेनिस कादरे, आयरिश ड्रग तस्कर क्रिस्टी किनाहन, जोहानस लीच डेकर्स जैसे ड्रग तस्करों ने अपने लिए शानदार अपार्टमेंट, विला और करोड़ों डॉलर का निवेश कर रखा है। उनमें से कुछ पर इंटरनेशनल वारंट हैं, कुछ पर लाखों डॉलर का इनाम है, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी दुबई में बिना किसी रोक टोक के चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर दुबई मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह क्यों है? दुबई का सिस्टम क्या है? उसमें क्या खामियां हैं और ऐसी क्या सुरक्षा है जिसकी वजह से अपराधियों को यहाँ पनाह मिलती है और दुनिया की ताकतवर एजेंसियां और पुलिस बल भी इन बड़े अपराधियों को दुबई से गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाती? पॉज। भावनात्मक बदलाव के लिए आज दुनिया दुबई की शानो शौकत देखकर हैरान है, जहां न तो गगनचुंबी इमारतें थीं और न ही ऐसी भव्यता, बल्कि दूर दूर तक सिर्फ रेत फैली हुई थी। लगभग 200 साल पहले दुबई मछुआरों का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां के लोग दुनिया भर में मशहूर मोती बनाने के लिए जाने जाते थे। दुबई और उसके आसपास के इलाकों पर अलग अलग शेख लोग राज किया करते थे और इस पूरे इलाके को शेखडोम के नाम से जाना जाता था। दुबई पर अबू धाबी साम्राज्य का भी कब्जा था, लेकिन साल 1833 में मखदूम बिन बुत्ती अपने 800 साथियों के साथ दुबई में आकर बस गया और खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया और इसे एक आजाद राज्य घोषित कर दिया। यहीं से दुबई की कहानी शुरू होती है और मखदूम बिन बुत्ती का वंश आज भी दुबई पर राज कर रहा है। यह वही दौर था जब ब्रिटेन और कई यूरोपीय ताकतों ने दक्षिण एशिया में अपनी जगह बना ली थी। उस समय अंग्रेज भारत से लूटा हुआ माल दुबई और अबू धाबी के रास्तों से होते हुए अपने देश भेजा करते थे। अंग्रेजों के लिए समस्या तब शुरू हुई जब रूस और फ्रांस भी इस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते थे। इस तरह अंग्रेजों ने 1892 में दुबई के साथ एक समझौता किया और इसे अपना संरक्षित राज्य बना लिया। उसने दुबई को एक वैश्विक पहचान दी और इस देश के चमकदार मोती दूसरे अरब देशों, भारत, चीन और यूरोप तक पहुँचे। मोती जल्द ही दुबई की अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा बन गया और दशकों तक दुबई इन कीमती मोतियों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा। लेकिन 1920 के दशक तक जापान ने इन दुर्लभ मोतियों को प्रयोगशाला में बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से समुद्र की गहराइयों में मिलने वाले दुर्लभ मोती पहले से 90% कम दर पर उपलब्ध होने लगे। इससे दुबई के मोतियों की मांग गिर गई और कुछ ही सालों में दुबई के लोग भूखे हो गए। तब तक अरब देशों में कच्चे तेल की खोज चल रही थी और ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब को बड़े बड़े तेल के कुएं मिल रहे थे। 1966 में दुबई में भी तेल मिला, लेकिन यह अपने पड़ोसियों के मुकाबले समुद्र में पानी की एक कटोरी के बराबर ही था। जहां दूसरे देशों को सैकड़ों अरबों बैरल तेल मिले, वहीं दुबई में सिर्फ 4 अरब बैरल तेल मिला। दूसरे देश तेल से अमीर बन रहे थे, लेकिन दुबई के राजा शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम चिंतित थे कि अगर उन्होंने सिर्फ तेल पर भरोसा किया तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। वे कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है
इस मामले में शेख राशिद ने यूरोप का दौरा किया और वहाँ के बुनियादी ढांचे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फैसला किया कि इसी तरह के बुनियादी ढांचे के जरिए वह दुबई को ऐसा बनाएंगे कि यह दुनिया का प्रवेश द्वार बन जाए। हालांकि रेत के ढेर पर एक चमकता शहर बनाना आसान नहीं था, लेकिन इन सब में शेख राशिद की मदद की दुबई की सामरिक स्थिति ने। दरअसल दुबई फारस की खाड़ी में स्थित है और इसके चारों ओर ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। इतना ही नहीं, दुबई ऐसी जगह है कि अगर यहाँ के रास्ते विकसित कर दिए जाएं, तो आसानी से एशिया, अफ्रीका और यूरोप पहुँचा जा सकता है। तब तक दुबई में सिर्फ छोटी नावें ही आ सकती थीं। इसलिए शेख राशिद ने दुबई को एक वैश्विक व्यापार, परिवहन और वित्त केंद्र बनाने के लिए दुबई क्रीक को गहरा और चौड़ा बनाना शुरू किया, ताकि दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज दुबई में लंगर डाल सकें। इसके अलावा उन्होंने दुबई में सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे और बिजली के नेटवर्क भी बनवाए। उन्होंने अपना सारा पैसा इसमें लगा दिया और तेल से जो पैसा कमाया वह भी इसमें लगा दिया। जब यह पूरा नहीं पड़ा तो उन्होंने अपने पड़ोसी देश कुवैत से 6 लाख पाउंड स्टर्लिंग का कर्ज लिया। सलाहकारों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। किसी ने उनके फैसले को जोखिम भरा बताया तो किसी ने उन्हें पागल कहा, लेकिन शेख राशिद अपनी बात पर अड़े रहे। वह हमेशा कहते थे, अगर मैं केवल तेल पर निर्भर रहा तो जल्द ही सब कुछ फिर से तबाह हो जाएगा। मेरे दादा और पिता ऊंट चलाते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा। लेकिन अगर हम तेल पर निर्भर रहे तो एक दिन वह आएगा जब उसके बेटे के बेटे की हालत फिर से ऊंट चलाने वाली हो जाएगी। इसलिए जब उसके पड़ोसी देशों को तेल मिला तो वे अपना पैसा अपनी शानदार जिंदगी पर खर्च कर रहे थे। उस समय शेख राशिद उस पैसे को दुबई को एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनाने में निवेश कर रहे थे और उनकी यही हिम्मत जल्द ही दुबई को रेगिस्तान से एक चमकता शहर बनाने वाली थी। वह दुबई को एक वैश्विक शहर बनाने वाले थे। पॉज विषय बदलने के लिए इस बीच 1968 में ब्रिटेन ने दुबई और उसके सभी पड़ोसी अमीरातों को आजादी दे दी और 3 साल बाद सभी 7 अमीरात आपस में मिलकर एक हो गए। दिसंबर 1971 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई का गठन हुआ। यह तय हुआ कि अबू धाबी का शेख हमेशा यूएई का राष्ट्रपति होगा, जबकि दुबई का शेख यूएई का प्रधानमंत्री होगा। हालांकि एक देश होने के बावजूद यूएई के पास सिर्फ विदेशी मामलों की जिम्मेदारी थी, जबकि बाकी चीजों के सभी फैसले विशेष अमीरात के शेख खुद लेते थे। 1972 में दुबई में पोर्ट राशिद बनकर तैयार हो गया, जिससे दुबई में बहुत शांति नहीं बल्कि हलचल बढ़ गई। इस तरह कई देशों के कई जहाज यहाँ आने लगे और व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ गयीं। शेख राशिद ने एक और बड़ा फैसला लिया और उन जहाजों को उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क से मुक्त कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों के जहाज उनके देश आए और ठहरें। इस तरह बाकी सभी कानूनी व्यापारों के साथ साथ उन दिनों दुबई में सोने की तस्करी का धंधा भी तेजी से बढ़ने लगा। भारत को आजाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे और आजादी के बाद भारत ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोने के आयात पर भारी पाबंदियां लगा दी थीं। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से ही पैसा था वह सोना किसी भी कीमत पर चाहते थे। इसलिए तस्कर दुबई के रास्ते भारत में अवैध रूप से सोना पहुंचाने लगे। यह वह समय था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का दुबई से संपर्क हुआ और हाजी मस्तान जैसे लोगों ने सोने चांदी की तस्करी करके खूब पैसा बनाया। हाजी मस्तान ने इतना पैसा बनाया कि मुंबई पुलिस को अपने काबू में कर लिया और वह मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बन गया। तस्कर बेरूत, लंदन और ज्यूरिख से भारतीय बाजार तक सैकड़ों टन सोना पहुंचा रहे थे। कानूनी सोना दूसरे देशों से दुबई आता था और तस्करी के कारण उसकी कीमत दोगुनी हो जाती थी। दुबई के व्यापारियों को इसमें भारी कमीशन मिलता था। इस तरह की तस्करी से दुबई को इतना फायदा हो रहा था कि एक बार शेख राशिद ने खुद लंदन में कहा था, दुबई अपने अस्तित्व के लिए तस्करी के रास्तों पर भी निर्भर है। पॉज इस शुरुआती सफलता को देखते हुए शेख राशिद ने 1979 में जेबल अली नामक एक और बंदरगाह बनवाया और इसी साल उन्होंने दुबई में 49 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनवाया। शेख राशिद दुबई को दुनिया भर की कंपनियों,
स्टार्टअप्स और आयात निर्यात का केंद्र बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने बाकी अमीरातों की सोच से परे और बड़ा फैसला लिया। उन दिनों यूएई के सभी अमीरातों में विदेशी स्वामित्व पर पाबंदी थी और वहां कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए एक स्थानीय साझेदार की जरूरत होती थी। दुबई ने यह कानून पारित करके फ्री जोन की शुरुआत की। फ्री जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां लाए गए सामान पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता, न ही यहाँ विनिर्माण कर लगता है और न ही कोई कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा किसी भी देश के निवेशकों को अपने निवेश पर 100% स्वामित्व रखने की अनुमति है। पूंजी और मुनाफा आसानी से बाहर निकाला जा सकता है और कोई व्यक्तिगत कर नहीं देना पड़ता। विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने पर कोई रोक नहीं है। लाइसेंसिंग और नियामक मंजूरी के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होती, वे आसानी से उसी जोन के भीतर प्राप्त की जा सकती हैं। शेख राशिद ने एक बहुत ही अनोखा नियम पेश किया। इससे दुनिया भर के निवेशकों को साफ संदेश गया, आओ कमाओ और जब जी चाहे बिना टैक्स दिए अपने देश चले जाओ। पॉज निवेश को आसान बनाने के लिए शेख राशिद ने दुबई के विमानन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने दुबई में एमिरेट्स एयरलाइंस शुरू की और हवाई अड्डों पर कई रनवे बनवाने में मदद की। इससे दुबई, एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस और ज्यादातर यूरोप जाने वाली उड़ानों के लिए ईंधन भरने का बिंदु बन गया। व्यापार के अनुकूल माहौल कॉरपोरेशनों, लॉजिस्टिक्स फर्मों या वित्तीय सेवा कंपनियों या स्टार्टअप कंपनियों के लिए हॉटस्पॉट। व्यापार मालिकों, पेशेवरों, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों का ध्यान और साथ ही अंडरवर्ल्ड माफियाओं और अपराधियों का ध्यान तुरंत दुबई की ओर गया, क्योंकि फ्री जोन में वे बिना किसी रोक टोक के सोने की तस्करी, हथियारों की तस्करी, राउंड ट्रिपिंग, ट्रेड मिस इनवॉइसिंग और व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां कर पा रहे थे। माफियाओं का पहला फोकस दुबई पर था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे मशहूर माफिया दी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम से शुरू करते हैं। उस समय मुंबई पुलिस ने मुंबई के गैंगस्टरों का एनकाउंटर शुरू कर दिया था और दाऊद इब्राहिम भी डर गया कि अगर वह कुछ और दिन मुंबई में रहा तो उसे भी पुलिस मार डालेगी। इसलिए उसने 1986 में मुंबई छोड़ दी और दुबई जाकर बस गया और वहां से अपना अपराध साम्राज्य चलाने लगा। दुबई से उसने ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, सोने की तस्करी और क्रिकेट मैचों में धांधली शुरू कर दी। इस दौरान उसने कराची अंडरवर्ल्ड के मुहाजिर माफिया और तुर्की साइप्रस अंडरवर्ल्ड के साथ हाथ मिलाया, जिन्होंने उसे डी कंपनी का खिताब दिया। उसने जल्द ही छोटा राजन, छोटा शकील, शरद शेट्टी और अपने दूसरे गैंगस्टरों को दुबई बुला लिया और उनकी मदद से वहां से मुंबई ऑपरेट करने लगा। 1980 तक भारत में आने वाली कुल सोने और चांदी का 30% हिस्सा दाऊद के जरिए भारत पहुंच रहा था, जो दुबई से तस्करी करके ले जाया जाता था। उन दिनों रूसी हथियारों का तस्कर विक्टर बाउट भी अपनी हथियारों की तस्करी के लिए दुबई को बनाया। उसने अपने हथियारों की तस्करी की और पूर्वी यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के लिए दुबई के रास्ते खोल दिए। इस तरह दुनिया भर के अमीर लोग, बड़े निवेशक और खून के प्यासे माफिया धीरे धीरे दुबई आने लगे। पॉज शेख राशिद ने दुबई के पर्यटन क्षेत्र को और अधिक आकर्षक और ग्लैमरस बनाया। दुनिया में जो कुछ भी मशहूर था उसे बड़े पैमाने पर दुबई लाया गया। यहाँ कई कृत्रिम द्वीप विकसित किए गए और उन पर विशेष ध्यान दिया गया। इस बीच 7 अक्टूबर 1990 को शेख राशिद का निधन हो गया और उनके बेटे शेख मखदूम बिन राशिद दुबई के राजा बने। उन्होंने भी अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया और 2002 में उन्होंने विदेशियों को दुबई में फ्री होल्ड संपत्ति खरीदने की अनुमति दी। यह पहली बार था जब बिना किसी स्थानीय प्रायोजक के गैर नागरिक दुबई में मकान और अपार्टमेंट खरीद सकते थे। इस फैसले ने अचानक वैश्विक पूंजी के लिए दुबई के रियल एस्टेट क्षेत्र को खोल दिया। दुनिया भर से बहुत सारा पैसा आने लगा और दुबई में संपत्ति की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन बदलाव सिर्फ
संपत्ति के स्वामित्व तक ही सीमित नहीं था। दुबई ने अपनी प्रणाली को इस तरह डिजाइन किया था कि उसमें स्वामित्व के विवरण पर बिल्कुल सख्ती नहीं है, बल्कि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। दुबई कभी भी किसी एजेंसी के साथ अपने निवेशक के असली स्वामित्व का नाम साझा नहीं करता, इसलिए यह सार्वजनिक नहीं किया जाता कि संपत्ति या कंपनी का मालिक कौन है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी दूसरे देश में कोई आपराधिक जांच चल रही है, तब भी उसकी संपत्ति को दुबई में जब्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई देश औपचारिक अनुरोध न भेजे। यही कारण था कि दुनिया भर के अमीर व्यापारियों के साथ साथ अंडरवर्ल्ड डॉन्स, ड्रग लॉर्ड्स और बैंकिंग धोखेबाज भी दुबई की ओर रुख करने लगे। दुनिया भर के बड़े अपराधियों ने दुबई को अपना घर बना लिया। रियल एस्टेट ऐसी चीज थी जिसमें ये अपराधी अपने काले धन से दुबई में संपत्ति खरीद सकते थे और जब चाहे बेच सकते थे, क्योंकि दुबई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह पैसा कैसे कमाया गया। यानी दूसरे देशों में काले धंधों से कमाए गए लाखों करोड़ों डॉलर को दुबई के रियल एस्टेट में निवेश करके आसानी से सफेद पैसा बनाया जा सकता था। इस तरह विश्व स्तरीय हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने दुबई को न केवल एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक प्रवेश द्वार बना दिया, बल्कि अंडरवर्ल्ड के कुत्तों ने भी इसका फायदा उठाया। दुनिया के चोरों, ठगों और अपराधियों के लिए दुबई एक सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा था। हल्के कानून, आयात निर्यात शुल्क और मुक्त कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर ने मिलकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जो माफियाओं को निवेशक बनने का मौका दे रहा था। दुनिया के अपराधियों, गैंगस्टरों और फरार अपराधियों के दुबई में बसने का एक कारण यहाँ की नकद अर्थव्यवस्था भी है। आजकल ज्यादातर देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार जनता से टैक्स लेना चाहती है। लेकिन दुबई में न तो व्यक्तिगत कर है और न ही कॉरपोरेट टैक्स। दुबई सिर्फ पैसा और निवेश चाहता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनका पैसा कैसे और कहां कमाया गया है। ऐसे में दुबई में गैंगस्टर बिना किसी सवाल के नकदी में संपत्ति खरीद लेते हैं। अगर कोई रियल एस्टेट डीलर से नकद में लेन देन करता है, तो हाल ही में एक गुप्त जांच में एक स्वीडिश अंडरकवर रिपोर्टर ने खुद को दुबई में एक संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले निवेशक के रूप में एक रियल एस्टेट एजेंट के सामने पेश किया। उसने पूछा, क्या कोई समस्या होगी अगर पैसा अवैध स्रोत से है? तो रियल एस्टेट एजेंट ने साफ कहा, उसकी चिंता यह नहीं है कि पैसा कहां से आया है और खरीदार कौन है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि कहां निवेश करना है। इस तरह दुबई में पैसा लगाना आसान है और उसे कानूनी दिखाना भी आसान है। अपराधी नकदी में लेन देन करते हैं और अपने काले धन को हजारों करोड़ डॉलर की संपत्तियों में निवेश करके वहीं बस जाते हैं। वे वहां से अपना अपराध साम्राज्य चलाते हैं और जब उन्हें एक साथ बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, तो वे दुबई में अपनी संपत्तियां बहुत आसानी से बेच देते हैं। संपत्ति बेचने के बाद ये लोग आसानी से अपनी आय का स्रोत दिखा देते हैं और उससे मिले पैसे को दुबई के बैंक में जमा कर देते हैं। यानी एक व्यक्ति जो किसी देश में सबसे ज्यादा वांछित है, वह दुबई में एक सम्मानित निवेशक है और वहां उसे कोई छू नहीं सकता। गंभीर स्वर। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई का केवल 27 देशों के साथ औपचारिक प्रत्यर्पण संधि है, जिसका मतलब है कि 160 से अधिक देशों के अपराधी दुबई आ सकते हैं, यहाँ निवेश कर सकते हैं और अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। जिन देशों के साथ यूएई की प्रत्यर्पण संधि है, वहाँ भी प्रत्यर्पण की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ के नियमों में इतनी खामियां हैं कि इन अपराधियों के वकील उन्हें वर्षों तक छिपा कर रखते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में दुबई ने कई हाई प्रोफाइल ठगों, गैंगस्टरों, ठगों या अपराधियों का प्रत्यर्पण रद्द कर दिया है, क्योंकि अब वे अपना पैसा निवेश करके दुबई के नागरिक बन जाते हैं और वहां के नागरिकों को मिलने वाली कई सुविधाओं का फायदा उठाते हैं। जब बिना नागरिकता के अपराधियों को दुबई से प्रत्यर्पित करना इतना मुश्किल है, तो नागरिकता देने के बाद वहां से किसी भी गैंगस्टर को पकड़ना कितना मुश्किल होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका मतलब है गलत काम करो और पैसा कमा, और जब तुम्हारे देश में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो, तो अपना काला धन दुबई ले आओ और यहाँ संपत्ति खरीद कर बिल्कुल सुरक्षित हो जाओ।
न तो टैक्स की चिंता, न प्रत्यर्पण का डर, और साथ में यहाँ शांतिपूर्ण जीवन। इस तरह जो शहर कभी अंडरग्राउंड व्यापार से जिंदा था, वह अब काले धन के मालिकों का पार्किंग लॉट बन गया है। इसीलिए आज दुबई में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले दुबई में $10 मिलियन से अधिक मूल्य के 431 घर बेचे गए हैं। यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी शहर से अधिक है। दुबई में लग्जरी अपार्टमेंट करोड़ों के हैं। यहाँ समुद्र के सामने वाले विला की कीमत 22 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग तक है, जिसका मूल्य 250 मिलियन रुपए से अधिक है। लेकिन वे ऐसे बिक रहे हैं जैसे मुफ्त में बिक रहे हों। दुबई का संदेश दुनिया के लिए साफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कहाँ अपराध किया है। मेरे पास एक निवेशक के रूप में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा की गारंटी दूंगा। लेकिन दुबई में निवेश करने का एक सख्त तरीका है, यहाँ आ और शांति से रहो। अगर तुम शांति से रहोगे तो हम तुम्हें शानदार जिंदगी देने के साथ साथ सुरक्षा भी देंगे। लेकिन अगर तुमने यहाँ कोई गलती कर दी तो तुम्हें वापस तुम्हारे देश भेज दिया जाएगा। अपराध के बारे में यहाँ बहुत सख्त नियम हैं। अपराध की तो बात ही क्या, सोशल मीडिया पर गाली देने पर भी भारी जुर्माना लगता है। इस तरह दुबई में दूसरे देशों के सबसे बड़े अपराधी भी गीली बिल्लियों की तरह रहते हैं। पॉज रहस्यमय और चौंकाने वाला स्वर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज ने मई 2024 में मिलकर दुबई अनलॉक्ड नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टरों के नाम सामने आए। इसमें यह भी खुलासा हुआ कि किस गैंगस्टर ने दुबई में कहा और कितना निवेश किया है। 1993 मुंबई बम धमाके के आरोपी दाऊद इब्राहिम, आयरिश ड्रग डीलर डैनियल किनाहन, बोस्नियाई गैंगस्टर जेनिस कादरिक, आयरिश ड्रग तस्कर क्रिस्टी किनाहन और नारकोटिक्स तस्कर जोहानस लीजडेकर्स ने बुर्ज खलीफा, पाम जुमेराह, 3 टावर या अवेंती में शानदार अपार्टमेंट या फ्लैट खरीदे हैं। यूरोपीय संघ ने कुछ पर अरबों डॉलर का इनाम घोषित किया है। डैनियल किनाहन ने ड्रग्स और आपराधिक गतिविधियों के जरिए लगभग $1 अरब की संपत्ति बनाई है और अमेरिकी विदेश विभाग ने उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम घोषित किया है। जोहानस लीजडेकर्स भी 1 अरबपति है और डच अधिकारियों ने उस पर 200,000 यूरो का इनाम रखा है। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी खुद दाऊद इब्राहिम है। 2015 में दाऊद इब्राहिम की 6.7 अरब की संपत्ति घोषित की गई थी। हालांकि वह अब पाकिस्तान में नहीं है। उस पर अमेरिका का दावा है कि वह पाकिस्तान की ISI की सुरक्षा में है, लेकिन उसने विभिन्न कंपनियों के माध्यम से दुबई में $700 मिलियन का निवेश किया है। उस पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी देशों में भी कई मामले चल रहे हैं। और जहां भारत ने उसे सबसे वांछित अपराधी घोषित किया है, वहीं अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है और उसके सिर पर $25 मिलियन का बड़ा इनाम रखा है। लेकिन फिर भी दाऊद के निवेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पता नहीं दुनिया के कितने सबसे वांछित अपराधी, कितने गैंगस्टर दुबई में रहते हैं, जबकि कुछ की पत्नियां इंस्टाग्राम पर अपनी शानदार जिंदगी दिखाती हैं। कुछ लोग टिकटॉक पर अपने घर के वीडियो अपलोड करते हैं और दुनिया की एजेंसियों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुबई उनका प्रत्यर्पण नहीं करेगा। पॉज सोचने वाला स्वर। अब ऐसा लगता है कि यह चमकता शहर अपराधियों को छिपा नहीं रहा है, बल्कि उन्हें इकट्ठा कर रहा है। दुबई न केवल अंडरवर्ल्ड माफियाओं के लिए, बल्कि कई देशों के प्रतिबंधित लोगों और धोखेबाजों के लिए भी एक सुरक्षित पनाहगाह है। नीरव मोदी, जो पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर भारत से भाग गया था, उसने दुबई में 11 संपत्तियां खरीदी हैं। FBI के सबसे वांछित और क्रिप्टो क्वीन रूजा इग्नाटोवा के बारे में भी अफवाह है कि वह दुबई में छिपी हुई है। OneCoin क्रिप्टो स्कैम के मामले में 3 मिलियन लोगों ने इस स्कैम में निवेश किया था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में सुखी जीवन जी रहे हैं। उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। वे भी इसी धंधे में हैं। उन्होंने कई बॉलीवुड अभिनेताओं और गायकों को बुलाकर शादी की
और उन पर केवल 200 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2018 में गुप्ता बंधुओं ने दक्षिण अफ्रीका में अरबों डॉलर की धोखाधड़ी की और अपने अंतिम सहारे के रूप में दुबई चले गए। इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी करने के बाद दुबई ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन जब साल 2023 में उनके प्रत्यर्पण की बारी आई तो दुबई ने मामला टाल दिया और गुप्ता बंधुओं को रिहा कर दिया। दुबई द्वारा दिए गए सौदों और निवेश के लिए एकदम सही स्थान होने के कारण आज दुबई की 90% आबादी दूसरे देशों की है। केवल 10% लोग दुबई के मूल निवासी हैं और दुबई की सरकार ने उन्हें इतनी सुविधाएं प्रदान की हैं कि वे इसके लिए कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाते और न ही लोकतंत्र आदि की मांग करते हैं। दुबई के पड़ोसी देशों में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं और जनता के विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से समय के साथ सत्ता बदली है, लेकिन दुबई में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस मामले में दुबई के लिए एक कहावत बहुत मशहूर है, दुबई के मूल निवासियों को सरकार ने इतनी सुविधाएं प्रदान की हैं कि वे पैदा होते ही करोड़पति बन जाते हैं। दुबई सफलता और प्रगति की दुनिया है, लेकिन इसी ने इसे माफियाओं और ठगों के लिए उनके अवैध धंधों का अड्डा बना दिया है। ये लोग यहाँ सिर्फ छिप नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ अपने काले दुनिया के साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं। वे सौदे कर रहे हैं और सिस्टम में रहते हुए रडार के नीचे काम कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में दुबई के फ्री जोन ने कुल मिलाकर लगभग 118 बिलियन डॉलर का व्यापार मूल्य उत्पन्न किया, जो दुबई के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% है। दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती गतिविधियों के कारण 2022 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद UAE ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों को सख्त किया, निगरानी बढ़ाई और वित्तीय रिपोर्टिंग नियमों को सख्त किया, जिसके बाद 2024 में इसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। हालांकि कागजों पर नियम तो हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में अभी भी खामियां मौजूद हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए दुबई अब भी एक आरामदायक सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है।